गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। चाहे आप टेक्निकल से हो चाहे नॉन टेक्निकल से हो, ये सब्जेक्ट आपको अच्छा एक अंक देता है। इस सब्जेक्ट का खास बात क्या है कि आप कम समय में इस सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। मात्र हमारा 20 से 22 घंटे का क्लास होगा। इतने देर में आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस को प्रिक कर लेंगे कि आपकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल एग्जाम गवर्नमेंट का हो, आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चाहे एसएससी लेवल का हो चाहे और भी अलग अलग एग्जाम हो। तो अब हम शुरू करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी में किस किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और कैसे कैसे हमारा स्टडी प्लान होगा, वो इस बात पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो शुरू करने वाले हैं वो है, अब हम आते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये हमारा महत्व है। इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है और किस किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि हम जल्दी से ही इस सब्जेक्ट को खत्म करें। क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो ये सब्जेक्ट को आपको बस 3 से 4 घंटा में रिवाइज में ये सब्जेक्ट पूरा आप रिवीजन कर लीजिएगा। इस सब्जेक्ट का सबसे खास महत्व यही है कि इंडियन पॉलिटी, और दूसरा जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कभी ना कभी इंटर लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर ये सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल वाले हैं उनसे ये सब्जेक्ट शायद 10th के बाद दोबारा पढ़ने उन्हें नहीं मिलता है। तो उनके लिए खासा उन्हें मेहनत करना पड़ता है। तो अगर इस सब्जेक्ट को अगर अच्छे ढंग से पढ़ा जाए और सिंक्रोनाइज वे में पढ़ा जाए तो ये सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं बनता है। थोड़ा सा इसमें करंट अगर मिला ले तो आप 100% इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का कुछ जानकारियां हैं। जैसे हमें पता है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, 22 भाग है। भारतीय संविधान कब बना, भारतीय संविधान बनाने के पीछे क्या कहानी है, संविधान सभा क्या था, इसके साथ और भी जुड़ी हुई घटनाएं और भी जुड़ी हुई तथ्य या फैक्ट्स जो है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको थोड़ा सा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट मिलेगा। जब हम बात करते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, जब हमारे देश का आजादी हो रहा था तो भारतीय संविधान का विकास कुछ हो रहा था। अंग्रेजों ने हमें कुछ संविधान बनाने का मौका भी दिया था, जब संविधान सभा से हुआ, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ऐसा बहुत सारा चीज है जो इंट्रोडक्शन टू हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ने मिलेगा और थोड़ा सा हमें इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पुट भी मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान का फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है। फीचर्स मतलब विशेषताएं क्या है हमारे संविधान की, विशेषताएं इन सेंस क्या। जैसे हमें पता है कि भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। फिर हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स है। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा करके बहुत सारे इशू को भारतीय संविधान में है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से थ्रू हुआ था और वो 1947 तक चला था। तो उस एक्ट का कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे एग्जाम में, खासकर जो टेक्निकल एग्जाम वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री का थोड़ा पहले से पता नहीं होता, क्योंकि उनका लंबा समय 10th के बाद बहुत लंबा समय उनका इस चीज से छूटा होता है आर्ट्स पेपर से। तो हमारा ये टॉपिक है। फिर हमारा है यूनियन इट्स टेरिटरी। ये इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि हमारा देश और इसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, भारत किन किन नए देशों को, नए भागों को मिला के भारत बना, ऐसा जो सारा डिस्कशन होता है। जैसे 2019 में जम्मू कश्मीर 2 भाग में बट गया, दमन दीव नया फॉर्म हुआ, ऐसे लद्दाख नया यूनाइटेड केंद्र शासित प्रदेश बना। ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। हमें पता है कि देश में एकल नागरिकता मतलब
पूरे देश की एक नागरिकता होती है। यहां पर एक राज्य की नागरिकता अलग नहीं होती है, जैसे हम जानते हैं कि जैसे बिहार की नागरिकता अलग नहीं है, पूरे देश के लिए एक नागरिकता होती है। ये इस टॉपिक पर हमारा सिटीजनशिप पे पढ़ाई होगा। फिर हम लोगों ने देखा कि 2019 में सीएए और एनआरसी पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, तो इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सब सारे टॉपिक को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर इसको हम आगे देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा फंडामेंटल राइट्स। ये चीज जानते हैं हम कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना फंडामेंटल राइट्स के लोगों का डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब क्या कि वैसा अधिकार जिनके बिना व्यक्ति का विकास ही नहीं हो सकता, वैसा अधिकार जिनके बिना व्यक्ति तरक्की ही नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार हम देखते हैं कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पूछे जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारा इनपॉलिटी का पार्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक साल कुछ ना कुछ एक या दो सवाल इससे पूछे ही जाते हैं इस भाग से। फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको सारे का जो पॉइंट्स लिखवाएंगे उसका साथ वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जहां से तो आसानी से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो आपका पूरा ओवरऑल जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल में होगा, मतलब इंग्लिश में भी रहेगा, हम हिंदी में लिखा देंगे और डिस्कस हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, जिससे दोनों भाषा के जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि वैसा पॉलिसी जिस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम करे। जैसे हम देखते हैं कि महिला के विकास के लिए, एससी एसटी समुदाय के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कुछ विकास के लिए काम, या बहुत सारा स्कीम सब जैसे देख रहे हैं हम, मनरेगा स्कीम हुआ और भी तरह का जो गवर्नमेंट का योजना है, वो कैसा कैसा योजना भारत सरकार चलाता है जिससे देश का तरक्की होता है, वो सारे इसमें आते हैं। जैसा हम जानते हैं इसमें एक अनुच्छेद 40 आता है जो पंचायत का गठन, जो हमारे सबसे निचले लोकतंत्र का पायदान है पंचायत, उसके गठन के को लेके ये डिस्कस करता है। तो फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, वैसा कर्तव्य जो भारतीय नागरिक को निभाना ही चाहिए जिससे देश तरक्की करेगा, देश उन्नति की राह पर चलेगा और देश आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे इस टॉपिक पर चर्चा में आएगा। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल कि ये मौलिक कर्तव्य कब आया, मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पे आया, रिकमेंडेशंस पे आया। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जब हम भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कुछ और ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे। जानते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा पद भारत के राष्ट्रपति का होता है। उनके बिना, उनके हस्ताक्षर के बिना, उनके साइन के बिना एक भी बिल पास नहीं हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पर आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो हमारे कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी हमारे देश में नई राष्ट्रपति बनी है और नए उपराष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर हमारा अगला होगा प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। जानते हैं कि पूरे लोकतंत्र का एक जो ढांचा है उसके बुनियाद में प्राइम मिनिस्टर और लोकतंत्र और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। इनके बिना पूरा कोई काम नहीं हो सकता। मिनिस्टर्स ही हमारे रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो हर एक नियम को धरातल पर लाते हैं और ये काम करते हैं। तो इस तरीके से ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर हमारा अगला पॉइंट होगा, फिर हमारा अगला पॉइंट होगा
हमारा अगला पॉइंट होगा फिर पार्लियामेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, महत्व है। जैसा हम अभी देख रहे हैं, हमारे न्यूज चैनल पर भी चल रहा है कि एक नया संसद बन रहा है जिसे हम लोग सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं। जो पुराना संसद है वो दूसरे कार्य के लिए हो जाएगा और जो हमारा नया संसद है वो सेंट्रल विस्टा में आ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत लोकसभा कैसे होता है, लोकसभा के कितने सदस्य हैं, कितने एंग्लो इंडियंस होते हैं, कितने सदस्य को चुना जाता है, कितने सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये सारा टॉपिक हम राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट न्याय का सबसे ऊंचा स्थान है। और हाई कोर्ट, कोई व्यक्ति किसी कारण से मुसीबत में फंसता है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। सरकार से भी अगर वो अपेक्षा करता है और सरकार अपेक्षा का पूरा नहीं करती है तो वो न्यायालय के पास जाता है, न्याय कोर्ट के पास। तो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, अभी वर्तमान में कितने जजेस हैं, हाई कोर्ट किस किस राज्य में है, अभी वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है और कब कब इसका गठन हुआ है, ऐसा क्वेश्चन। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्ति का प्रक्रिया क्या है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनको हटाने का प्रक्रिया क्या है, ये सब हम इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक पर हम देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा गवर्नर्स। गवर्नर्स मतलब राज्यपाल। राज्यपाल पर देखेंगे कि सरकार में और राज्य सरकार में राज्यपाल का क्या महत्व है, राज्यपाल कैसे काम करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल मंत्री को कैसे नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को कैसे नियुक्त करता है और राज्यपाल के पास क्या क्या खास अधिकार होते हैं, ये हम यहां डिस्कस करेंगे। फिर हमारा अगला होगा चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर राज्य में कैसे काम करता है, चीफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति कैसे होती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे करके हम सारे मिनिस्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर विधानसभा, हम जानते हैं कि जिस राज्य में चीफ मिनिस्टर है उस राज्य में विधानसभा है। विधानसभा का गठन क्या होता है, विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, किस किस राज्य में कितना कितना सदस्य है, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए। और कुछ राज्यों में विधान परिषद, हमें पता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। तो उन राज्यों में कौन कौन से राज्य है, उनका गठन कब कब हुआ, विधानसभा का कार्य क्या है, विधान परिषद का कार्य क्या है, ऐसे करके हम लोग इस पर धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। और 20-22 क्लास में, और ये क्लास जो होगा उसको बाइलिंगुअल होगा, ऐसे करके हम इसको खत्म करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्या होता है, अमेंडमेंट हम बता रहे हैं क्या होता है कि संविधान में कुछ संशोधन करने का तरीका। जैसे मान लीजिए जैसे हमारा भारतीय संविधान बना, वो संविधान उस समय के हिसाब से बना, अगर कुछ उसमें बदलाव चाहिए, कुछ अच्छा करना है, कुछ और बेहतर चाहिए देश के लिए, तो संविधान में बदलाव कैसे कैसे होता है। बहुत सारे बदलाव बहुत कठिन बदलाव होते हैं, बहुत सारे बदलाव बहुत आसानी से चेंज कर जाते हैं। तो अभी तक जितने बदलाव हुए हैं हमारे संविधान में, जितना ज्यादा अमेंडमेंट्स हुआ है, जितने ज्यादा उसमें चेंजेस हुए हैं बिल ला के, तो वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और किस किस तरह से इसमें अमेंडमेंट्स करते हैं, संशोधन करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम लोगों ने इसे ब्रिटेन से लिया है। और यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम होता है, इसका मतलब होता है संघवाद। हमें पता है कि यहाँ 2 स्तर पर सरकारें काम करती है। पहला तो केंद्र स्तर पर सरकारें काम करती है, दूसरा राज्य स्तर पर सरकारें काम करती है। और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है काम करने के लिए, कोई किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं करता। लेकिन किसी खास समय में, जैसे हम जानते हैं जब राष्ट्रपति शासन लगता है, जब आपातकाल लगता है, तो सारे शक्तियां केंद्र के पास हो सकती है। तो वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम पंचायती राज में डिस्कस करेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज डिस्कस करेंगे। पंचायती राज किस संविधान से पंचायती राज हमारे संविधान में आया, म्यूनिसिपैलिटीज हमारे संविधान में आया। पंचायती राज में कुछ समितियां थी जिन्होंने के अनुशंसा पर पंचायती राज हमारे संविधान में आया। इस टाइप से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। फिर हमारा अगला है इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ, इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करती है, इस तरह से इलेक्शन कमीशन। फिर ईवीएम के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, और फिनांस कमीशन का क्या रोल होता है, वित्त आयोग जो हर 5 साल में राष्ट्रपति की अनुशंसा पे बनता है, उसका क्या काम होता है, वो कैसे काम करती है। फिर हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पर। पता है आप लोग में से बहुत सारे होंगे जो आने वाले समय में शायद यूपीएससी की तैयारी कर रही है, अभी भी एक माइंड में बना लिए होंगे कि यूपीएससी की तैयारी करना है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी पर, यूपीएससी का गठन कैसे हुआ, यूपीएससी कब बना, यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं और ये क्या काम करती है एग्जैक्टली, इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा है कैग। कैग मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में कहते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक। जो भारत का जितना पैसा है सरकार के पास, उसके देखरेख के लिए ये संस्था सबसे सशक्त संस्था मानी जाती है भारत सरकार में। फिर हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल। हमें पता है अटॉर्नी जनरल क्या होता है, कि भारत का सबसे बड़ा जो वकील होता है सरकार की तरफ से, वो होता है अटॉर्नी जनरल। फिर राज्य का सबसे बड़ा जो वकील होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। तो ये सब टॉपिक पर हम डिस्कस हमारा पॉलिटी के अंदर आता है। फिर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है नीति आयोग। हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन हमारे देश से 1 जनवरी 2015 को हटा लिया गया, नीति आयोग आया। नीति आयोग ही हमारे देश का नीति बनाती है। नीति आयोग को हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो नीति बनेंगे, भारत का जो नीति होगा सरकार के लिए, कि कैसे सरकार किस किस फंड में कौन कौन सा काम करेगी। और ये जो नीति आयोग है ये एक परामर्श देने वाली संस्था है, ये आपको एडवाइस देगी। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा सीबीआई। तो हम लोग बहुत फेमस है, हम लोग जानते हैं सीबीआई के सारा चीज को लेके, सीबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सीबीसी मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका गठन कैसे हुआ था। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज में 2 जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, एक राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। तो अभी वर्तमान में कितने केंद्र स्तर पर पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है, कितने स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, राज्य पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दल बदल कानून। अभी हम लोगों ने वर्तमान में देखा है कि महाराष्ट्र केस, ये कैसे शिवसेना के कुछ लोग भाजपा के साथ मिलकर नया सरकार बना लिए। तो इसमें कुछ कानून होता है कि आप 2/3 सदस्य ही उससे अगर किसी पार्टी से टूट के दूसरी पार्टी में जाएंगे तभी आपकी मान्यता बरकरार रहेगी, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसा बहुत सारा कानून दल बदल में आता है, बहुत सारा कंडीशंस आता है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति जो होगा या विधायक या सांसद वो अपना दल बदल सकता है, नए दल को अपना सकता है। तो ये सब डिस्कस करेंगे। और जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा मिसलेनियस, मतलब जो भी बच जाएगा टॉपिक, विविध, मिसलेनियस को कहते हैं हिंदी में विविध, जो हमारा बच जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। और आपके लिए पॉलिटिकल साइंस बड़ा आसान हो जाएगा कि आप पॉलिटिकल साइंस को आसानी से समझ पाएंगे, और एग्जाम में 1 बार या 2 बार आप इसको रिवाइज भी करके चले जाएंगे तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा स्कीम है पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी को लेके, भारतीय राज व्यवस्था को लेके, और ये बाइलिंगुअल में होगा और इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा कि किसी को समझ में आ जाए। और आपके हर वीडियो के नीचे एक पीडीएफ का लिंक होगा जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं घर में बैठ के भी। थैंक यू।